आप इससे अंदाज़ा करें कि पीआर हासिल करना कितना बड़ा एक मिशन है। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि प्लेट में रख के आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं 476 वीज़ा पे जा रहा हूँ तो यार पीआर तो लग भी जाएगी, एंज नहीं है, एंज नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया जो है वो आपसे हार्ड वर्क भी करवाएगा, आपसे पैसे भी कमाएगा अच्छे खासे, फिर जाके पीआर का आपको मुंह दिखाएगा, देगा नहीं, मुंह दिखाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है उमर और मैं एक और वीडियो के साथ हाजिर हूं। और आज की वीडियो में बेसिकली मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी 476 वीज़ा से लेकर ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंसी तक का जो सफ़र था मेरा, उसके दौरान जो मैंने चैलेंजेस फेस किए और जो मैंने डिसीजंस ली, कुछ डिसीजंस ने नुकसान दिया, कुछ ने आप कह लें कि मुझे कुछ हद तक फ़ायदा भी दिया। तो खैर वो तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो में रखूंगा ताकि आप लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हो सकें अगर आप भी 476 वीज़ा के ऊपर ऑस्ट्रेलिया जाने का सोच रहे हैं। ऑल्दो मैं 476 वीज़ा के ऊपर ढेरों वीडियोस ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ, वो मेक श्योर करें कि वो वीडियोस देखें। उसके अलावा स्किल्स असेसमेंट के ऊपर भी मैं वीडियोस बना चुका हूँ, स्किल्स असेसमेंट इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया के साथ जो कि लाजिम है। स्किल्स असेसक्राइब वगैरह आप कोई भी परमानेंट रेजिडेंसी से रिलेटेड वीज़ा या लीडिंग टू परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा जो कि 489 पहले होता था, 491 जिसको कहते हैं, वो भी आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो उसके लिए स्किल्स असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। तो स्किल्स असेसमेंट के ऊपर भी जो वीडियोस हैं उसका समवेयर इधर मैं लिंक भी दे दूंगा, वो भी आप लाजमी देखें। तो इस टॉपिक वीडियो का ये है कि 476 वीज़ा से लेकर जो परमानेंट रेजिडेंसी तक का सफ़र है आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे और मैंने कौन से चैलेंजेस फेस किए। तो मैंने बेसिकली 476 वीज़ा दिसंबर 2015 में फ़ाइल किया। उस टाइम मैं इंग्लैंड था, मास्टर्स कर रहा था, मास्टर्स बल्कि कंप्लीट कर चुका था। तो डेफिनेटली तभी मैंने 476 वीज़ा अप्लाई किया क्योंकि मेरा जो 476 वीज़ा था वो मेरी मास्टर्स की डिग्री के ऊपर बेस्ड था, क्योंकि पाकिस्तान की जो इंजीनियरिंग थी वो तब तक रिकग्नाइज नहीं हुई थी वाशिंगटन एकर्ड से। तो मैंने 2015 में 476 वीज़ा अप्लाई किया। गालिबन उस टाइम 180 या 200 ऑस्ट्रेलियन डॉलर फीस थी, बहुत चीप था। पूरी की पूरी एप्लीकेशन A to Z मैंने खुद हैंडल की। पुलिस चेक्स हो जाएं बेशक, फॉर्म 80 हो जाए या एक और फॉर्म भी है जो आपने 476 वीज़ा ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ एक मैनुअल फॉर्म देना होता है, बड़े लेंथी फॉर्म्स हैं, उस तमाम मैंने खुद किए थे। टाइम लगा लेकिन मैंने सब खुद किए और मैंने फ़ाइल कर दिए। अब मार्च 2016 में मुझे 476 वीज़ा ग्रांट हो गया। जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया 2015 दिसंबर, मेरी उम्र 23 साल थी। जब मुझे वीज़ा ग्रांट हुआ, मार्च में मेरी बर्थडे होती है, तब मेरी उम्र 24 साल थी। तो मैंने थोड़ा बहुत ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन को स्टडी करना शुरू कर दिया हुआ था पिछले 5-6 महीने से। तो मुझे आइडिया हो गया था कि पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम है और क्योंकि 476 वीज़ा जब मुझे ग्रांट हुआ मेरी उम्र सिर्फ 24 साल थी, तो उसका मतलब ये था कि मैं अच्छा खासा लैग करूंगा पॉइंट्स पे। ऑल्दो 60 पॉइंट्स के ऊपर तब इजीली तमाम इंजीनियर्स की परमानेंट रेजिडेंसी आ रही थी, लेकिन क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा भी नहीं हुआ था तो 10 पॉइंट्स तो क्लियरली वहाँ में शॉर्ट हो गया। और सेकेंडली मेरी एज अंडर 25 थी, जिस वजह से मेरे जो उस एज ग्रुप के पॉइंट्स थे वो 25 बनते थे। तो इस वजह से मैंने स्ट्रेट अवे ट्रैवल नहीं किया ऑस्ट्रेलिया को। एक तो ये रीज़न थी कि पॉइंट्स मेरे पूरे नहीं हो रहे थे और मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं मैक्सिमम टाइम जो ऑस्ट्रेलिया स्पेंड करूँ वो हो जब मैं 25 साल का हूँ। एक ये वजह थी फ़ौरन ना जाने की। दूसरी वजह ये थी कि मैं चाह रहा था कि मैं अपनी CDR टाइप करके स्किल्स असेसमेंट करवा के और आइल्स में एटलीस्ट 7 लेके फिर ट्रैवल करूँ। अगर नहीं आते तो फिर मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जाऊँगा। तो ये दो मेन रीजंस थी कि मैं इमीडिएटली ऑस्ट्रेलिया ने ट्रैवल किया। थर्ड एक और रीज़न थी, वो ये थी कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड मोर और लेस सेम ही है, इकोनॉमी भी तकरीबन सेम ही है। तो मुझे आइडिया था कि अगस्त के बाद ढेरों जॉब्स एडवर्टाइज होंगी और क्योंकि मार्च में मुझे वीज़ा आया था तो उस टाइम ईस्टर ऑलमोस्ट अराउंड द कॉर्नर था। तो और ईस्टर के बाद काम जो थोड़ा है नॉर्मलाइजेशन की तरफ चला जाता है, एक ठंडा काम हो जाता है, इतना तेज़ी जॉब्स एडवर्टाइज नहीं हो रही होती। तो एक ये भी रीज़न थी कि मैं इमीडिएटली नहीं गया। तो मैं इस लिहाज से मैंने अगस्त को टारगेट किया कि मैं अगस्त जाऊंगा और प्रायोरिटी ये है कि स्किल्स असेसमेंट और 7 ईच लेना है। ये होगा तो तब मैं जो है ट्रैवल करूंगा ऑस्ट्रेलिया को, वरना नहीं जाऊंगा। खैर जैसे ही मुझे 476 वीज़ा ग्रांट हुआ मार्च 2016 में मैंने CDR लिखना शुरू कर दी।
मुझे बहुत टाइम लगा CDR लिखने में, क्योंकि CDR लिखना जेन्युइनली एक बहुत बड़ा टास्क है। 3 करियर एपिसोड्स लिखनी होती हैं, और वो इतना आसान नहीं है। आपने जो कॉम्पिटेंसी के एलिमेंट्स हैं जो MS बुकलेट के अंदर मेंशन्ड है, वो तमाम तो नहीं लेकिन मोर देन 80% तो आपने शामिल करने हैं। तो अब वो उनको किस तरीके से मैनेज करना है, क्योंकि वर्ड काउंट भी 1000 से 2500 के दरमियान रहना चाहिए, तो वो मैनेज करते करते मुझे तकरीबन 45 to 50 डेज ईजीली लग गए थे। तो CDR लिखी, और फिर मैंने IELTS बुक करवाया। इधर से CDR मैंने स्किल्स असेसमेंट के लिए फ़ाइल कर दी, शायद IELTS बुक करवाया, IELTS दिया, IELTS में 7 ईच आ गए मेरे, और फिर उसके साथ ही स्किल्स असेसमेंट का आउटकम भी आ गया। और मैंने ऑक्यूपेशन जो नॉमिनेट की थी वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की थी। ऑल्दो मेरा मास्टर्स वायरलेस कम्युनिकेशन में था, लेकिन बैचलर्स डिग्री मेरी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की थी। और उस टाइम क्योंकि मैंने जैसा कि कहा 60 के ऊपर तमाम इंजीनियर्स की PR आ रही थी, तो मैंने बैचलर्स के ऊपर अपनी CDR जो है बेस की और मैंने फाइल कर दी। टेलीकम्युनिकेशन को मैंने ऐसे टारगेट नहीं किया, जो कि मेरा तकरीब आप कह लें कि मास्टर्स का जो कोर सब्जेक्ट्स थे वो कम्युनिकेशन के ही थे। तो खैर बैचलर्स की बेस के ऊपर मैंने CDR फाइल की, उसका आउटकम भी आ गया और प्रोफेशनल इंजीनियर की कैटेगरी मिल गई। मैं टारगेट भी यही कर रहा था, क्योंकि प्रोफेशनल इंजीनियर्स के पॉइंट्स जो थे PR के वो 60 थे, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट्स के ज़्यादा थे, वो 70 के ऊपर आ रही थी। तो मैं इसलिए CDR के लिए मैंने बहुत वक्त लिया कि मुझे जेन्युइनली प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की ऑक्यूपेशन चाहिए थी। कहीं मुझे खदशा था कि इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट की असेसमेंट ना मिल जाए, क्योंकि उससे काम और ख़राब हो जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे स्किल प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की मुझे ऑक्यूपेशन एलोकेट हो गई। तो फिर उसके बाद मैंने फिर जो है अगस्त 2016 के अंदर मैंने ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल किया। प्लान यही था कि एज सुन एज लैंड करूंगा, जॉब हंट करने के साथ साथ प्रोफेशनल ये प्रोग्राम इमीडिएटली शुरू कर दूंगा, ताकि 5 पॉइंट्स मिलें, क्योंकि स्किल्स असेसमेंट और जो IELTS का मेरा स्कोर था उस टाइम और उस एज ग्रुप में मेरे पॉइंट्स 50 बन रहे थे, और 60 आपको मिनिमम चाहिए थे 189 वीज़ा फाइल करने के लिए। ऑल्दो और भी वीज़ाज होते हैं जैसे 190, लेकिन 190 के लिए भी मैं एलिजिबल नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरी एज 24 थी। 190 में उस टाइम ये होता था कि 5 पॉइंट्स आपको मिलते थे स्टेट की तरफ से, अगर आपकी आप कह लेंगे जब EOI आप फाइल करते हैं, और 489 के लिए 10 पॉइंट्स मिलते थे। तो खैर मेरे पॉइंट्स अभी खैर पूरे नहीं हो रहे थे, पूरे अगर हो भी रहे थे तो उसका फ़ायदा नहीं, पॉइंट्स ज़्यादा हों तभी आपको फ़ायदा है, तभी आपकी एप्लीकेशन जो है क्यू में पीछे से उठ के आगे जाती है, अगर आपके ज़्यादा पॉइंट्स हों, पूरे ना हों। तो खैर प्लान यही था कि फ़ौरन प्रोफेशनल ईयर प्रोग्राम करूंगा, ताकि जब वो एंड हो प्रोफेशनल ईयर प्रोग्राम तो मैं इमीडिएटली जो है 189 भी फाइल करूं, इधर 190 के भी मेरे पॉइंट्स थोड़े बढ़ जाएं और 489 के भी बढ़ जाएं। तो खैर जैसे ऑस्ट्रेलिया लैंड किया, गलती ये हुई कि मैंने प्रोफेशनल ये प्रोग्राम नहीं किया। मैं इधर उधर के कामों में फंस गया, बैंक अकाउंट खुलवाया, TFN करवाया, जॉब के पीछे बहुत ज़्यादा फोकस हो गया। प्रोफेशनल ईयर प्रोग्राम को मैंने डिले करना शुरू कर दिया, जो कि एक गलत फैसला था मेरे नज़दीक। प्रोफेशनल ईयर प्रोग्राम डे 1 से मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए था, क्योंकि प्रोफेशनल ईयर प्रोग्राम का एक तो पॉइंट्स का फ़ायदा हाई है, लेकिन दूसरी वजह जो मैं प्रोफेशनल ईयर प्रोग्राम को प्राइमरीली टारगेट कर रहा था वो ये थी कि प्रोफेशनल ईयर प्रोग्राम आपको ऑस्ट्रेलियन जॉब मार्केट में, इंजीनियरिंग की जो जॉब मार्केट है उसके अंदर एंटर कर देती है, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस ना हो तो उसके बगैर, एक्सपीरियंस के बगैर इंजीनियरिंग की मार्केट में एंटर होना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मेरा प्रोफेशनल ईयर प्रोग्राम तो मैंने करना ही करना था इन एनी केस। बेशक PR के पॉइंट्स पूरे हो जाते उसके बगैर या ना होते, इन एनी केस मैंने प्रोफेशनल ईयर प्रोग्राम करना ही करना था। खैर वो मैंने डिले हो गया मुझसे। मैंने फरवरी में जाके प्रोफेशनल ईयर प्रोग्राम शुरू किया, फरवरी 2017 में, और जॉब मेरी मैंने हंट करा था, जो वो मेरी जॉब तकरीबन 1.5-2 महीने बाद मेरी जॉब हो गई थी। एक कॉन्टैक्ट सेंटर में, मैंने पहले वीडियोस में भी बताया कि कोल्स का कॉन्टैक्ट सेंटर था, उसके अंदर मेरी जॉब हुई थी। खैर वो मैंने जॉब शुरू कर दी फुल फ्लेज, और साथ प्रोफेशनल ईयर प्रोग्राम फरवरी 2017 में शुरू किया। मार्च में मेरी बर्थडे थी। प्लान यही था कि जैसे ही मैं 25 का हूँगा, 190 और 489 न्यू साउथ वेल्स का मैं फ़ौरन अप्लाई कर दूंगा। बाकी स्टेट्स का मैं अप्लाई नहीं कर सकता था, क्योंकि उनकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स थी। जैसे कि उस टाइम नॉर्दर्न टेरिटरी की ये रिक्वायरमेंट थी कि 6 महीने आप डार्विन या नॉर्दर्न टेरिटरी का जो भी टाउन है उधर गुजारेंगे, तब आप एलिजिबल होंगे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फाइल करने के लिए। तो वो एक लॉन्ग शॉट थी कि मैं किधर जाऊं, क्योंकि 60 पे जब इजीली आ रही है तो मैंने सोचा कि कोई ऐसी वजह नहीं है कि मैं ऐसी उधर नॉर्दर्न टेरिटरी जाऊं इतनी दूर। तो खैर मार्च आया, मेरी बर्थडे आई,
और उसके ठीक हफ्ते 10 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन ने एक सिग्निफिकेंट चेंज लिया और ओवरनाइट आप कह लें कि कुछ इंजीनियरिंग ऑक्यूपेशंस तो उन्होंने डिलीट कर दी स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट से। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को फ्लैग कर दिया कि किसी भी मूवमेंट पे विदाउट एनी नोटिस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी निकाल देंगे स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट से। अकाउंटेंट्स भी, खैर अकाउंटेंट्स तो पहले फ्लैग हुए थे, आईटी भी फ्लैग कर दी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए या वेब डेवलपर्स, ये सब उन्होंने सब कैटेगरी में डाल के वो भी फ्लैग कर दिए। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का फर्दर ये किया कि 1000 की सीटों से उन्होंने उसको श्रिंक करके 300 पे ले आए और जिससे हुआ ये कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया और पॉइंट 60 से अगले इनविटेशन राउंड में 65 पे चले गए। अप्रैल के इनविटेशन राउंड में, अप्रैल 2017 के, फिर मई 2017 के राउंड में पॉइंट्स 670 पे चले गए और उसके बाद जून में जो पॉइंट्स थे वो फर्दर 75 पे चले गए और जुलाई में न्यू फिस्कल ईयर स्टार्ट हुआ तो कोटा ही श्रिंक कर दिया उन्होंने, 300 पे ले आए। आई थिंक 300 भी नहीं, शायद 200 सीटों पे ले आए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को। तो वो मेरी आंखों के सामने ये सारी चेंजेस जो है मार्च 2017 से इनिशिएट हो गई। तो उसके बाद तो काम काफ़ी मेरा जो है ख़राब हो गया कि भाई अब तो पीआर जो है इम्पॉसिबल नज़र आ रही थी। अगर पहले से पता होता कि ये होना है फिर तो मैं शायद मेलबर्न या सिडनी जाता ही ना, मैं डायरेक्ट तस्मानिया चला जाता या नॉर्दर्न टेरिटरी चला जाता। एटलीस्ट श्योर शॉट मुझे 489 या 190 मिल जाता वहाँ जाके, लेकिन हालात थे ही नहीं ऐसे, 60 पे इजीली आ रही थी। तो और ये कि क्योंकि मार्च 2017 में सब कुछ हुआ और मैं अगस्त 2016 में ऑस्ट्रेलिया गया, तो इट मीन्स कि तकरीबन मैं 6 से 7 महीने का टाइम गुजार चुका था ऑस्ट्रेलिया में। और सेकेंडली ये कि मैं प्रोफेशनल ये प्रोग्राम शुरू किया हुआ था तो मैं वैसे भी मेलबर्न नहीं छोड़ सकता था, तो मैं तो बिल्कुल फंस के रह गया मेलबर्न के अंदर। कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने पीटीई को मैंने सोचा कि पीटीई की तैयारी शुरू करें और आई ट्राई कि मैं सुपीरियर लेवल ऑफ इंग्लिश को अचीव करूं ताकि 20 पॉइंट्स मुझे वहाँ से मिले, लेकिन वो एडिशनल 10 पॉइंट्स भी मुझे ऐसा हेल्प नहीं कर रहे थे। मुझे नाटी भी देना था और मुझे जॉब एक्सपीरियंस भी ऑस्ट्रेलिया में ही चाहिए था ताकि मैं 75 तक पहुँचूँ अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मुझे चाहिए, क्योंकि 190 न्यू साउथ वेल्स ने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को निकाल दिया था न्यू फिस्कल ईयर के लिए, और 489 के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किसी रीजनल बॉडी की स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में आ नहीं रही थी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग तो बिल्कुल आइसोलेट होकर रह गई थी 189 वीज़ा के लिए सिर्फ और सिर्फ, बाकी वीज़ा ऑप्शंस तो क्लोज हो गई। तो इस वजह से मैं बहुत ही डेस्परेट सिचुएशन में था कि मैं इट मीन लाइक मैं बेसिकली ऑक्यूपाई हो गया था कि क्या मैं अब इसको किस तरीके से मैं अपनी जो इस जर्नी को आगे लेके चलूँ। मेरे पास वीज़ा सिर्फ और सिर्फ 11 से 10 महीने का रह गया था पीछे 476 वीज़ा का। खैर टाइम गुजरता गया क्योंकि मेलबर्न में छोड़ नहीं सकता था, पैसे भर चुका था प्रोफेशनल ईयर प्रोग्राम के। तो खैर टाइम चलता गया, कोशिश करता रहा कि मेरी जहाँ जॉब हुई एक कंपनी के साथ एज एन इलेक्ट्रिकल एस्टिमेटर, उनको थोड़ा बहुत उन्होंने इंटरेस्ट शो किया कि मेरा काम ठीक कर रहा था। उन्होंने सोचा कि 457 हम इसका जो है अप्लाई कर दें, लेकिन 457 भी जो है कुछ 1-1.5 महीने बाद वो भी अबॉलिश हो गया, वो भी ऑप्शन ख़त्म हो गए। तो मैं तो बिल्कुल, और ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन मतलब 2017 का जो ईयर था उसमें जो उन्होंने डिसीजंस लिए उससे पहले भी कोई मिसाल नहीं मिलती, उसके बाद तो शायद हाँ और मिसाल मिलती हूँ अब, क्योंकि मैंने देखना छोड़ दिया क्योंकि मेरी पीआर शेयर हो गई। लेकिन अब भी शायद, क्योंकि अभी मैंने सुना है कि पॉइंट्स 90-95 पे फिलहाल तो, क्योंकि बॉर्डर्स क्लोज हैं तो 60-65 पे उन लोगों की पीआर आ रही है जो ऑन शोर हैं, लेकिन जैसे ही बॉर्डर्स ओपन अप होंगे तो ये पॉइंट्स शूट कर जाएंगे 65 से 90 पे। इंजीनियर्स जो ऑक्यूपेशंस आप कह लें जिनके ऊपर कंपटीशन ज़्यादा है। तो खैर दोबारा हुआ ये कि दिन गुजरते गए, मैं देखता क्या करूं। खैर उसके साथ साथ मैंने शुरू किया कि अब मेरी और ऑक्यूपेशंस कौन सी हैं जिनको मैं ट्राई आउट कर सकता हूँ, स्किल्स असेस करवाऊँ उनके अंदर और देखूँ कि वो 489 में भी एलिजिबल हैं, मतलब आ रही हैं न्यू साउथ वेल्स के। बाकी स्टेट्स को तो छोड़ देना, उनकी अपनी अपनी और रिक्वायरमेंट्स थी। मेरे लिए सिर्फ ऑप्शन न्यू साउथ वेल्स थी, क्योंकि उनको उनकी कोई फर्दर रिक्वायरमेंट नहीं थी कि बंदा न्यू साउथ वेल्स में ही होगा तभी उसको 489 मिलेगा या 190 मिलेगा। न्यू साउथ वेल्स बेसिकली ओपन थी सबके लिए। तो फिर मैंने दोबारा CDR लिखी। मैंने इस बार मैंने जो अपनी CDR है मास्टर्स के ऊपर बेस्ड की, और जो मैंने प्रोजेक्ट्स बैचलर्स से भी उठाए
और वो भी मैंने टेलीकम्युनिकेशन के उठाए, और मैंने एक इंटर्नशिप भी की हुई थी जोंग पाकिस्तान में, जॉब भी हो गई थी बाद में, खैर वो भी मैंने जो एक्सपीरियंस डाला उसके अंदर। और फिर मेरी स्किल्स असेसमेंट टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क इंजीनियरिंग की हो गई। अब टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क इंजीनियरिंग मैंने क्यों करवाया, क्योंकि न्यू साउथ वेल्स की एक रीजनल डेवलपमेंट एरिया है सर्दर्न इनलैंड के नाम से। अब उनको टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क इंजीनियर्स चाहिए थे विदाउट एक्सपीरियंस। तो वो जब मैंने देखा तो मैंने इमीडिएटली स्किल्स असेसमेंट करवाई टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क इंजीनियर में, और मैंने फिर ईओआई डाल दी उस रीजनल डेवलपमेंट बॉडी के साथ। और फिर खैर उसी दौरान, क्योंकि जब ये चीज़ें कर रहा था 8 से 10 महीने का अरसा भी ख़त्म हो गया, मेरा 476 वीज़ा ख़त्म हो गया। जैसे मैंने ईओआई डाली मेरा वीज़ा ख़त्म, फरवरी 2018 में मेरा वीज़ा ख़त्म हो गया। लेकिन क्योंकि मैंने ईओआई डाल दी थी तो मुझे 100% आप कह लें कि मुझे श्योरिटी थी कि मेरा यहाँ से नॉमिनेशन आ जाएगी, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क इंजीनियर्स का कोटा पूरा ही नहीं होता था, हर साल सीट्स वेकेंट पड़ी रहती थी ऑस्ट्रेलिया की। तो और क्योंकि मेरी असेसमेंट हो गई थी तो मुझे क्वाइट श्योर था मैं कि मुझे यहाँ से नॉमिनेशन आ जाएगी, 190 की भी आ जाएगी और 489 की भी आ जाएगी। खैर मैं वेट कर रहा था, जोन सी पहले आएगी मैं बस वीज़ा फाइल कर दूंगा। तो खैर मैंने क्या किया कि मेरी ऑप्शन ये थी कि मैं ऑस्ट्रेलिया इस तरह रह सकता था कि मैं स्टडी वीज़ा अप्लाई कर दूं, लेकिन मैंने वो नहीं किया क्योंकि मैं फर्दर कोई ऐसे सच पैसे ज़ाया नहीं करना चाहता था। बड़ी मेहनत से पैसे कमाए थे वहाँ से। मेरा एम यही था कि अगर मुझे नॉमिनेशन 489 की आती है वेल एंड गुड, नहीं आती इतना पैसा इकट्ठा करो कि पाकिस्तान ले जाऊँगा और कोई ना कोई काम शाम छेड़ लेंगे। तो इसलिए मैंने कोई आप कह लें कि स्टूडेंट वीज़ा जो है नहीं फाइल किया। वीज़े की फ़ीस अलहदा पड़नी थी, फिर जिस कॉलेज में एडमिशन लेता लीडरशिप एंड मैनेजमेंट एक मुझे कंसल्टेंट कह रहा था उसमें ले लें। मैंने तकरीबन शायद पैसे भी उसको ट्रांसफ़र कर दिए थे, लेकिन फिर बिल्कुल मैंने 10 दिन पहले फैसला किया नहीं, मैंने गाड़ी बेची, सब कुछ चीज़ें बेची, उससे फ़ीस वापस ली और मैंने आई थॉट कि बस मैं ऑस्ट्रेलिया छोड़ रहा हूँ। अगर मुझे मेरी ईओआई नॉमिनेट हो गई वेरी वेल वापस आ जाएंगे, वरना फिर पाकिस्तान रहेंगे। मैंने ऑस्ट्रेलिया छोड़ दिया, फरवरी 2018 को पाकिस्तान आ गया। और जैसे ही मैं पाकिस्तान आया तकरीबन महीने मार्च 2018 में मेरी ईओआई एक्सेप्ट हो गई न्यू साउथ वेल्स से 489 की। वो मैंने कहा ज़बरदस्त हो गया, और मुझे आइडिया था जैसे कि मैंने कहा कि मेरी आ जाएगी, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क इंजीनियर बहुत कम अमाउंट में ऑस्ट्रेलिया में। मेरी ईओआई एक्सेप्ट हुई, उसके बाद मैंने तकरीबन 60 to 90 डेज शायद टाइम होता है जिसके अंदर आपने वीज़ा अप्लाई करना होता है। 489 बेसिकली आपकी एक तरीके से परमानेंट रेजिडेंसी होती है, जो आजकल 491 कहते हैं, लेकिन 489 बहुत रिलैक्स्ड कंडीशंस होती थी। वो क्या सिर्फ 2 साल आपको स्पेंड करना होते थे उस स्टेट के अंदर। जैसे मेरी न्यू साउथ वेल्स थी, मुझे उस स्टेट में 2 साल क्या कहते हैं रहना था और 1 साल जॉब करनी थी, जो कि डेफिनेटली मैंने करनी थी सर्वाइव करने के लिए। तो वो बहुत रिलैक्स था 489। इवन रिलीज़ लेटर मिल जाता था। मैं जब वापस ऑस्ट्रेलिया गया मुझे रिलीज़ लेटर भी मिल गया था। फिर मैं वहाँ से जिलोंग चला गया था विक्टोरिया में वापस, मेलबर्न के बिल्कुल घंटे की ड्राइव पे, और मेरी जॉब हो गई थी कार्बन रेवोल्यूशन में। तो जब मेरी स्टेट नॉमिनेशन आ गई, मैंने वीज़ा फाइल किया, $4000 वीज़ा की फ़ीस थी, और 489 की वीज़ा फ़ी एग्जैक्टली वही है जो PR की है। जैसा कि मैंने कहा 489 इज़ ऑलमोस्ट अ परमानेंट रेजिडेंसी। इट्स जस्ट कि वो एक कंडीशनल होता है कि आपने 2 साल गुजारने हैं वहाँ पे, फिर आपको 887 वीज़ा अप्लाई करना होता है, और उसकी भी फीस बहुत कम है, $200-250 है पर एप्लीकेंट। तो PR इजीली, मतलब 489 इज़ ऑलमोस्ट अ PR। तो मैं बड़ा खुश था कि भाई नॉमिनेशन आ गई है। मैंने रिलैक्स किया, टाइम गुजारा, वीज़ा फाइल किया, 7-8 महीने उसकी प्रोसेसिंग में लगे। आई थिंक नवंबर या में मेरी वो वीज़ा ग्रांट आ गया, मैं चला गया दोबारा ऑस्ट्रेलिया और अपना टाइम गुजारा वहाँ पे। और फिर इस तरीके से मेरा जो वो आप कह लें कि जो सफ़र था PR की तरफ, वो अपने जो है इंतकाम तक पहुँचा। तो आप अंदाज़ा करें कि कहाँ से शुरू हुआ परेशानी। आप चेक करें कि आप एक बंदा सेटल्ड है, उसके पास अपनी जॉब है, अपनी प्रोफेशनल जॉब है वहाँ पे, और सब कुछ आपको फिर छोड़ना पड़ गया। लोग आते नहीं हैं वापस। मेरे तो दोस्त हैं, उन्होंने स्टूडेंट वीज़े अप्लाई किए, लेकिन कुछ थे जिनको ग्रांट भी नहीं हुए, फिर वो अपील में गए, फंसे रहे, पैसे ज़ाया किए, वक्त ज़ाया किया। मेरा जो माइंडसेट वो ये था कि अगर मिलनी हुई PR तो मिल जाएगी, नहीं होगी मैं टाइम स्टूडेंट वीज़ा पे नहीं ज़ाया करूँगा, ना टाइम ना पैसे। इसलिए मैं पाकिस्तान वापस आ गया कि यहाँ पे अगर जॉब लगती है या नहीं, अपना काम भी शुरू कर सकता हूँ। इससे अंदाज़ा करें कि PR हासिल करना कितना बड़ा एक मिशन है। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि प्लेट में रख के आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं 476 वीज़ा पे जा रहा हूँ तो यार PR तो लग भी जाएगी, इंज नहीं है, इंज नहीं होता।
ऑस्ट्रेलिया जो है वो आपसे हार्ड वर्क भी करवाएगा, आपसे पैसे भी कमाएगा अच्छे खासे, फिर जाके पीआर का आपको मुंह दिखाएगा, देगा नहीं, मुंह दिखाएगा। उसको भी हासिल करने के लिए आपको बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी। डिस्करेज नहीं कर रहा, रियलिटी चेक दे रहा हूं। किसी से भी पूछ लें जो इस प्रोसेस से गुजरा, सबकी अपनी अपनी स्टोरी है। किसी न किसी तरीके से किसी ने पीआर लिया तो उसकी स्टोरी है कि कैसे उसने लिया, या कुछ 2013-14 के अब तक गए हुए, वो अभी भी अपनी बेगमों के स्टूडेंट वीजे डाल के उनके ऊपर स्पाउस वीजे पे बैठे हुए वहाँ पे, उनकी अभी भी पीआर नहीं, वो 2013-14 के गए हुए हैं। तो मैं तो 2016 आप कह लें अगस्त में गया था। तो बहुत ढेरों, आपको हर बंदा एक चलती फिरती कहानी है वहाँ पे। जब आप जाएंगे जिससे मिलेंगे उसकी एक स्टोरी है पीछे। उसका स्टूडेंट पे वीज़े पे गया, टीआर ख़त्म हो गई और फिर वो अपनी बेगम को लेके गया, उसका स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया, उसके ऊपर है स्पाउस पे, फिर उस बेगम की टीआर अप्लाई की, फिर फर्दर अपने स्पाउस वीज़े पे अपना काम कर रहा है। हर किसी की अपनी स्टोरी है, जैसे कि मैंने कहा। तो हर किसी से कांटेक्ट करें, राब्ता करें, उनके एक्सपीरियंसेस से सीखें और डिसीजन मेकिंग ठीक करें। मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन में जाके वक्त ना ज़ाया करें। जब बॉर्डर्स ओपन अप होंगे, मैं बता रहा हूँ, दोबारा पॉइंट्स 90-95 पे चले जाएंगे। तो ये मेलबर्न, सिडनी में जो है टाइम गुजारेंगे तो वेस्ट होगा। वो स्टेट्स टारगेट करें जो आपको, अगर कहते भी हैं कि 6 महीने गुजारें, तो एटलीस्ट वो आपको पीआर के पाथवे पे तो जाएंगे ना। कम कमा लेंगे लेकिन एटलीस्ट आपकी पीआर तो करीब हो जाएगी। मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन में टाइम गुजारेंगे, पीआर आपको के नेड़े भी नहीं लगेगी, वो और दूर से दूर होती जाएगी। तस्मानिया हो गया, नॉर्दर्न टेरिटरी हो गई, साउथ ऑस्ट्रेलिया हो गया, क्वींसलैंड हो गया, इन तमाम स्टेट्स को स्टडी करें, इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। कैनबरा हो गया, कैनबरा मैट्रिक्स को एक्सप्लोर करें 491 के लिए। 491 के लिए बाकी स्टेट्स को देखें, हर किसी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए मैं अक्सर पहले वीडियोस में भी कहा है कि जितना स्टडी करेंगे उतनी डिसीजन अच्छी ले सकेंगे कि ऑस्ट्रेलिया पहुंच के किस स्टेट में जाएं स्ट्रेट अवे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आई थॉट कि ये जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं इस वीडियो में, और उम्मीद करता हूं कि इससे कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह।